पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया था जिसमें जो है दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की सारी विधियों और उनका ग्राफीय रूप किस तरीके से होता है इस संबंध में पूर्ण विवरण उसमें था। साथ ही उस चार्ट के माध्यम से हमें यह पता लगा कि किस तरीके से इन दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हम हल कर सकते हैं और किस तरीके से वो समांतर रेखाएं या प्रतिच्छेदीय रेखाएं या संपातीय रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। अब हम देखेंगे उसी पर आधारित एक्सरसाइज 3.2। इसमें पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं जिसमें है कि निम्नलिखित संख्याओं को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बनाइए और ग्राफीय विधि से उनके हल ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, इसमें पहला मैं आपको बताता हूं किस तरीके से हम इसको करेंगे। देख लेते हैं इसका पहला। ये कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी गणित क्विज में भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो गणित क्विज में प्रतिभाग करने वाले लड़के व लड़कियों की संख्या ज्ञात करने। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना गणित क्विज में प्रतिभाग करने वाले लड़कों की संख्या बराबर x व गणित क्विज में प्रतिभाग करने वाले लड़कियों की संख्या बराबर y। अब हम इसको प्रश्न के हिसाब से व्यवस्थित करेंगे। तो हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार। ये क्या हो जाएगा, दे रखा है हमें कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कुल मिला के कितने हैं 10 विद्यार्थी गणित क्विज में भाग लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 10 विद्यार्थी जिनमें से x हमने लड़के माने हुए हैं और y लड़कियां मानी हुई हैं। तो क्या होंगे, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। 10 विद्यार्थी हैं टोटल। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं इसमें कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो क्या हो जाएगा, ये यानी कि जब हम लड़कों की संख्या में 4 जोड़ेंगे तब जाके वो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या हमारे पास क्या है, x है। x में 4 जोड़ेंगे तब जाके किसके बराबर आएगा, ये लड़कियों की संख्या के बराबर आएगा। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इस तरीके से तो इसको सही कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये 4 इधर ले जाएंगे, माइनस का 4 हो जाएगा। ये हुई इक्वेशन सेकंड हमारे पास। तो इसने कहा था कि समीकरण रैखिक समीकरण के रूप में बनाने, तो ये हमारे रैखिक समीकरण के रूप में बन गया। अब देख लेते हैं इसका ग्राफीय विधि से हल। तो क्या हो जाएगा, ये जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके दो बिंदु निकाल लेते हैं। क्योंकि किसी भी रेखा को कार्तीय तल पर कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले वो 2 बिंदु हम निकाल लेंगे। उसके बाद उस रेखा को कार्तीय तल पर प्रदर्शित करेंगे और साथ ही यह भी देखेंगे कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, कि ये रेखाएं समांतर हो रही हैं कि संपाती हो रही है, किस तरीके से हो रहा है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 से x बराबर 0 रखने पर, जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, यहां पर y इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। y इक्वल्स टू 0 रखने पर y इक्वल्स टू 0 इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 10 ये हो जाएगा।
तो हम कह सकते हैं, इसलिए बिंदु क्या होंगे समीकरण 1 के लिए, बिंदु होंगे, पहला बिंदु होगा 0,10 व दूसरा होगा 10,0। इसी तरीके से समीकरण 2 के लिए देख लेते हैं। समीकरण 2 के लिए x बराबर 0 रखने पर, जब हम इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो माइनस वाई इक्वस टू -4 आएगा, यानी कि y इक्वस टू हमारे पास आ जाएगा 4 व y इक्वस टू 0 रखने पर, जब हम y इक्वस टू 0 रखेंगे तो x इक्वस टू क्या आ जाएगा, x इक्वस टू आ जाएगा -4। तो इसलिए बिंदु क्या हो जाएंगे इसके लिए, समीकरण 2 के लिए बिंदु हो जाएंगे हमारे पास 0, x पहले लिखते हैं 0,4 और -4,0। दो बिंदु समीकरण 1 के मिल गए, दो बिंदु समीकरण 2 के मिल गए। अब देख लेते हैं कि ये बिंदु किस तरीके से कार्तीय तल पर रेखा को प्रदर्शित करते हैं। रेखा को प्रदर्शित करने के लिए दो बिंदु हमें चाहिए होते हैं किसी समीकरण को प्रदर्शित करने के लिए, और यहां भी हमें दो बिंदु हैं इस समीकरण को प्रदर्शित करने के लिए। तो देख लेते हैं किस तरीके से होगा। इसमें समीकरण 1 में दो बिंदु है 0,10 और 10,0। तो सबसे पहले देखते हैं 0,10 कहां पे, ये हो गया ओरिजिन, 0, 0 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। मैंने आपके लिए कार्तीय तल बना दिया, ये ओरिजिन हो गया। इस तरफ x धनात्मक होता है, इस तरफ ऋणात्मक नेगेटिव होता है। ये y एक्सिस इधर धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक नेगेटिव हो जाता है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इन्हें हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखते हैं रेखाएं किस तरीके से प्रदर्शित होती हैं। पहला है 0,10, तो ये हो गया वो बिंदु, x में 0 यहीं पे होगा, y में 10, ये हो गया वो बिंदु 0,10। दूसरा बिंदु है इसमें 10,0, तो ये वो बिंदु हो गया 10,0। मिला लेते हैं इसको, किस तरीके से हो जाएगा, लगभग इस तरीके से आएगा। अब देख लेते हैं दूसरी रेखा कैसी होगी। ये है दूसरी रेखा के लिए पॉइंट है हमारे पास 0,4 -4,0। तो 0,4 यानी कि x में 0 और y में 4, तो ये वो पॉइंट हो गया 0,4। और दूसरा पॉइंट है -4,0, तो ये वो पॉइंट हो गया x में -4 y में 0, तो ये पॉइंट हो गया -4,0। मिला लेते हैं इन दोनों पॉइंटों को, किस तरीके से हो जाएगा, ये आ जाएंगे इस तरीके से। लगभग यहां पर ये क्या कर रहा है, इस दूसरी रेखा को इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरीके से। ये जो पहली रेखा है, ये पहले समीकरण को, यानी कि x + y = 10, और ये जो दूसरी रेखा, दूसरी लाइन है हमारे पास, ये x - y = -4 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका था पहले की वीडियो में कि जब जो दो लाइनें इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, यानी कि दो समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, इंटरसेक्ट करें, तो क्या होता है उनका यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि केवल एक अद्वितीय हल होता है। और वह हल क्या होता है, वह वही बिंदु होता है जिस पर वो इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो यही इसी के निर्देशांक की इन दो समीकरणों के लिए हल हो जाएंगे। देखते हैं क्या इसके निर्देशांक होंगे, इसको मिलाते हैं। तो ये लगभग यहां
7 पर जाकर मिल रहा है वाई एक्सिस पे, और एक्स पे अगर इसको हम मिलाएं, ये थोड़ा सा हमारे जो है रफ लेने पे ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं, इस वजह से थोड़ा सा गलत हो सकता है, पर लेकिन जब आप ग्राफ में इसको बनाएंगे तो ये एग्जैक्ट आएगा। और लगभग ये कहाँ जा रहा है, लगभग 3 पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाला पहले लिखते हैं यानी कि 3, और वाई वाला बाद में ये हो गया 7। कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3,7। तो यही इसका आंसर होगा। तो हम लिख सकते हैं चूंकि x इक्वल्स टू 3 व y इक्वल्स टू 7, इसलिए हम कह सकते हैं x हमने क्या माना हुआ था, x हमने माना हुआ था लड़कों की संख्या, इसलिए लड़कों की संख्या बराबर 3 व लड़कियों की संख्या बराबर 7, और यही इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा चेक भी कर लें इसको कि यही सही भी हो रहा है कि नहीं। तो लड़कों की संख्या कह रही है इसने 3 और लड़कियों की संख्या 7 हो गई हमारे पास। टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितने थे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हैं 10। तो 7 और 3 10 हो रहा है। इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा भी देख लें कि क्या हो रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या 7 है, लड़कों की संख्या कितनी 3, 7 में से 3 गए तो 4 हो रहा है, यानी कि ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही इसका सही आंसर होगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 व C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, कि समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो मैं पिछले वीडियो में इन सबको एक चार्ट के माध्यम से आपको बता चुका हूं। इस समय देखते हैं किस तरीके से इन सवालों को कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनकी तुलना करेंगे इन दोनों इक्वेशन की, किनसे, आदर्श समीकरणों से। तो आदर्श समीकरणों से तुलना करने पर अब आदर्श समीकरण हमारे पास क्या है, यहां पे मैं लिख लेता हूं आदर्श समीकरण है आसानी से, तब फिर हम तुलना भी कर सकेंगे। ये हो गए आदर्श समीकरण है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। तुलना करने पर हम देखते हैं कि x का जो कॉफिशिएंट है वो A1 है और वो कितना है 5 है। तो A1 कितना आ गया हमारे पास 5। यहां x का कॉफिशिएंट A2 है, वो कितना है 7 है। इसी तरीके से B1 क्या आ जाएगा हमारे पास, चिन्ह समेत लिखेंगे उसको, साइन भी इंक्लूड करेंगे, ये हो गया -4। B2 क्या आ जाएगा, B2 आ गया 6। C1 क्या आ गया हमारे पास 8 और C2 हमारे पास आ गया -9। अब देखते हैं अनुपातों की तुलना। सबसे पहले दो ही चेक करते हैं, उसी से हमें पता लग जाएगा कि हमें आगे करना है इसको कि नहीं। देख लेते हैं A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 के लिए क्या हो जाएगा, ये A1 क्या है हमारे पास 5/7, A2 और B1 है हमारे पास -4/6। इसको और सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसको किया जा सकता है, ये हो गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको और लिखा जा सकता है 5/7 इज इक्वल टू -2/3। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं चूंकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। और इस कंडीशन में क्या होती हैं, रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं और उनका अद्वितीय हल होता है। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए
समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसका सेकंड क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। इसमें दो इक्वेशन दे रखी है हमें, इनकी भी हम तुलना कर लेंगे। सबसे पहले आदर्श समीकरण मैं आपके लिए लिख लेता हूं। ये हो गया a1x। आप प्रत्येक बार कोशिश करें कि इनको जो है लिख लें क्वेश्चन में, ताकि जो है गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो आपकी। ये हो गया b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और ये हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 आदर्श समीकरण से तुलना करने पर। आदर्श समीकरण से तुलना करेंगे तो हमें मिल जाएगा a1 क्या है 9, a2 क्या हो जाएगा 18, b1 3, b2 6, c1 12 और c2 हमारा आ गया 24। कर लेते हैं अनुपातों की तुलना। सबसे पहले देख लेते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इनके से बराबर हो गया तो हम आगे चेक करेंगे c1 अपॉन c2 के लिए। तो ये क्या है a1 हमारा 9 अपॉन a2 हो गया 18, b1 क्या है 3, ये हो गया 6, तो ये हो गया 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। अब आगे कर लेंगे इसको, क्योंकि ये पहले दो बराबर आ रहे हैं, तब हम आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं कि क्या c1 अपॉन c2 भी इसके बराबर आ रहा है। तो चेक कर लेंगे c1 अपॉन c2 के लिए, या इसको यहां पे कर लें a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये दोनों तो इक्वल आ गए थे। और c1 क्या है c1 है हमारे पास 12 अपॉन 24। काट लेंगे इसको, ये भी इक्वल आ रहा है बिल्कुल एज इट इज। ये आ गया 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। आप लिख लेंगे चूंकि तीनों के तीनों अनुपात आपस में बराबर आ रहे हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों ही बराबर आ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हम कहेंगे कि क्या होता है जब जो है तीनों ही बराबर आ जाते हैं, तब हमारे पास ये रेखाएं क्या होती हैं एक दूसरे के ऊपर होती हैं, यानी कि ये रेखाएं संपाती होती हैं। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए रेखा समीकरण युग्म संपाती रेखाएं प्रदर्शित करता है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी अनुपातों की तुलना करके हमें ज्ञात करना है कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत है, कंसिस्टेंट है, या असंगत यानी कि इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट कब होते हैं कि जब जो है रेखाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रही हो। तो हम जानते हैं कि रेखाएं दो तरीके से काटती हैं, या तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, या वो क्या होती है संपाती होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है। ऐसी दोनों ही स्थितियों में ये क्या होती है रैखिक समीकरणें संगत होती हैं, और केवल एक स्थिति में असंगत होती है, जब वो दोनों रेखाएं क्या हो समांतर हो, तभी वो केवल असंगत होंगी। तो देख लेते हैं इन सवालों को किस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले आदर्श समीकरण से तुलना करने पर लिख लेता हूं मैं सॉल्यूशन। इसका ये हो जाएगा a1x प्लस, या पहले सबसे पहले इनको उस रूप में बना भी लें ताकि आसानी हो जाए आपको। ये इसको लिखा जा सकता है 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0।
और इसको लिखा जा सकता है 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब आदर्श समीकरण से तुलना, समीकरणों से तुलना करने पर आप जानते हैं a1 की जगह ये है, तो लिख सकते हैं हम a1 इक्वल्स टू 3, a2 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू 2, b2 इक्वल्स टू -3, c1 इक्वल्स टू -5 और c2 इक्वल्स टू -7। कर लेते हैं तुलना, किस तरीके से हो जाएगा अनुपातों की तुलना। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। सबसे पहले इन दोनों के लिए चेक करते हैं, तब आगे देखते हैं कि c1 की आवश्यकता है कि नहीं। तो a1 क्या है 3, a2 है हमारा 2, b1 है 2 और b2 कितना आ रहा है -3। जैसे कि दिख रहा है आपको, और कैंसिल नहीं किया जा सकता और ये इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं चूंकि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ऐसी कंडीशन में अनुपातों को जब जो है पहले ही दो अनुपात बराबर ना आ रहे हो तो क्या होता है, ये रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी। इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए रेखा युग्म क्या है, संगत है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो संगत होता है। केवल समांतर की स्थिति में वो असंगत होगा, बाकी सभी जगह संगत होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसका दूसरा क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं इसका थर्ड, इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको मैं आदर्श समीकरण के रूप का बना लेता हूं। क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3 और 2 का 6, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9x प्लस 5 2 जा 10y, नीचे बन गया दोनों में 6 6 7 42 42 और 42 यहाँ प्लस का, इसको इधर ला रहा हूं, ये हो गया माइनस का 42 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा, ये है 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। कर लेते हैं इनकी तुलना आदर्श समीकरण से तुलना करने पर, आदर्श समीकरण से तुलना करेंगे तो a1 हमारे पास आ गया 9, a2 भी हमारे पास कितना आ रहा है 9 आ रहा है, b1 कितना है हमारे पास 10 और b2 हमारे पास आ रहा है -10, c1 हमारे पास आ रहा है -42 और c2 हमारे पास आ रहा है -14। कर लेते हैं अनुपातों की तुलना। सबसे पहले ही दो अनुपात a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 चेक कर लेते हैं इनके लिए, तब आगे देख लेंगे c1 के लिए। तो a1 क्या है 9 अपॉन 9, a1 अपॉन a2, b1 10 अपॉन -10, तो ये हो रहा है 1 1, यानी कि 1 इक्वल्स टू -1 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है। इसलिए चूंकि पहले ही दो अनुपात हमारे बराबर नहीं आ रहे, तो ये हम कह सकते हैं क्योंकि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, इसलिए रेखा युग्म क्या होगा, संगत होगा। और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप इसका क्वेश्चन नंबर 4th और 5th भी आसानी से कर लेंगे। आपने केवल अनुपातों की तुलना करके ये बताना है कि वो संगत है या असंगत। संगत कब होगा, जब जो है रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या संपाती होंगी। असंगत केवल एक ही स्थिति में होता है, जब रेखाएं क्या हो, समांतर हो।